नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल के हमले की तैयारी। जैसा आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल ने पहले गजा पर हमला किया, फिर लेबनान को निशाना बनाना शुरू किया। सीरिया, इराक और यमन पर भी वो हमले कर रहा है और अब इजराइल ने ईरान पर हमले का प्लान बनाया है, लेकिन ये पहले ही लीक हो गया। इस बड़ी खबर की आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर उन खबरों पर भी जिस पर आगे होगी बात। कनाडा के उच्चायुक्त ने हिंदुस्तान को दी धमकी, कहा हिंदुस्तान ने कर दी है बड़ी गलती। बड़ी जंग की तैयारी में जुटा चीन, चीनी राष्ट्रपति सेना से बोले शुरू करे जंग की तैयारी। और चलते चलते बात होगी बांग्लादेश के चुनाव की। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। दरअसल दुनिया बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ईरान पर हमले का इजराइल का खुफिया प्लान लीक हो गया है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो पूरी ताकत के साथ इजराइल को जवाब देगा। ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी। उसके बाद ही इजराइल की तरफ से इसका जवाब दिए जाने की बातें हो रही थी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर हुए हमले ने हालात और खराब कर दिए हैं। ईरान की तरफ से इसे लेकर सफाई भी आई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि नेतन्याहू के आवास पर हुए ड्रोन हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। ईरान ने इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के सिर मढ़ दी है, तो हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री काट्ज ने हिजबुल्लाह को दोषी ठहराने वाले ईरान के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का झूठ और झूठे दिखावे उसकी मदद नहीं करेंगे। ईरान इस हमले के लिए सीधे जिम्मेदार है और वो इसकी कीमत चुकाएगा। दरअसल 19 अक्टूबर को हाइफा के सिजेरिया इलाके में सुबह विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ नेतन्याहू का निजी आवास है। ड्रोन से जिस जगह को अपना निशाना बनाया गया था वो नेतन्याहू के घर का ही हिस्सा है। जब पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया गया था उस समय वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इस बीच इजराइल का एक खुफिया प्लान लीक होने की खबर भी आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कभी भी इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। 8 से 16 अक्टूबर के बीच इजराइल की तीनों सेनाओं ने हमले की फाइनल ड्रिल की है। 15 अक्टूबर को अवेक्स विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की गई है। ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हमले के लिए 40 ISO-2 रॉक्स मिसाइलें तैयार की गई हैं। हवाई हमले के अलावा जमीनी हमले की भी तैयारी की जा रही है। एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ KC-760 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं। इजराइल की तरफ से ईरान के पलटवार से बचने की तैयारी भी की गई है। इसके लिए स्पेशल फोर्स तैयार की गई है। खबरों के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 3 एयरबेस को तैयार कर लिया गया है। मिडिल ईस्ट से आ रही इन खबरों ने पूरी दुनिया में जंग के भयानक रूप लेने की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल की सीधे जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि गैस, तेल और सोने के साथ साथ ये जंग दुनिया के कई ट्रेड रूट को प्रभावित करेगी। इस बीच इजराइल के लेबनान और गजा पर हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त गोलीबारी की। इजरायली सेना यानी IDF ने बैरूत में लोगों को शहर के दक्षिणी हिस्से से दूर जाने को कहा है। सेना ने बैरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया के निवासियों को जगह खाली करने को कहा है। इन जगहों पर इजराइल जल्द ही हमला कर सकता है। गजा पट्टी पर भी इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर गजा में इजरायली हमले में 70 लोगों की जान चली गई। गजा सरकार के मीडिया कार्यालय की तरफ से इजरायली हमले की पुष्टि की गई है। अब बात करेंगे हिंदुस्तान और कनाडा में बढ़ती दूरियों की। कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने हिंदुस्तान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका और कनाडा में कई लोगों को एक साथ निशाना बनाया था। ये बड़ी साजिश का हिस्सा था। आपको बता दें कि अमेरिका ने एक पूर्व भारतीय अधिकारी पर न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तान समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू की जान लेने की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के आरोप सीधे सीधे हिंदुस्तान की सरकार पर लगाए हैं। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। और अब कैमरन मैके ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार का ये सोचना कि उसके एजेंट उत्तरी अमेरिका में हिंसक अपराध कर सकते हैं और बचकर निकल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। मुझे लगता है कि कुछ गलतियों की वजह से ये लोग पकड़े गए हैं। मैं अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान ने अपनी सीमा रेखा को पार किया है, इससे इंडियन ब्रांड को भी नुकसान होगा। मैके ने कहा कि कनाडा के साथ राजनयिक संबंधों को सुधारना फिलहाल हिंदुस्तान के एजेंडे में नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य होने में समय लगेगा।
हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। कनाडा और अन्य देश हिंदुस्तान के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं। रणनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जिस तरह का व्यवहार हमने देखा है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। इसी वजह से कनाडा को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। वैसे इस मामले में हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि कनाडा का दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ वो हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ जब उससे सबूत मांगे जा रहे हैं तो कनाडा के प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि उनके पास सबूत नहीं है। अब आगे बात करेंगे चीन की। क्या चीन बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? दरअसल हाल ही में चीन के तेवर कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्ट्रेटेजिक मिसाइल ट्रुप से अपनी ताकत और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर काम करने के लिए कह दिया है। शी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स की ब्रिगेड का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैन्य ताकत बढ़ाने, खासतौर से परमाणु हथियारों पर जोर देने की कोशिश की है। दरअसल इस समय चीन की ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका से तनातनी है। वहीं हिंदुस्तान से भी बॉर्डर पर चीन का टकराव चल रहा है। ऐसे में जिनपिंग के इस दौरे से कई सवाल उठ रहे हैं। चीन ने पिछले महीने ही प्रशांत महासागर में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया था। चीन के तेवरों से साफ हो रहा है कि वो बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। अब इस जंग का आगाज किस मोर्चे से होगा, ये फिलहाल साफ नहीं है। दरअसल खबर ये भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट से चल रही लड़ाई में भी चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है। रूस और यूक्रेन जंग में भी चीन रूस के साथ दिख रहा है। ऐसे में चीन किस मोर्चे से शुरुआत करने की तैयारी में है, इसकी रणनीति चीनी राष्ट्रपति ने साफ नहीं की है, लेकिन जो संकेत हैं उसमें साफ लग रहा है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका इस समय इजराइल लेबनान जंग के साथ ही यूक्रेन और रूस जंग में भी फंसा हुआ है। ऐसे में ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो ताइवान के लिए ज्यादा समय तक टिकना बेहद मुश्किल हो सकता है। वैसे चीन की सेना में हालिया समय में काफी उठापटक भी दिखी है। चीनी सेना में कुछ महीनों से एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रॉकेट फोर्स सहित कई जनरलों और एरोस्पेस रक्षा उद्योग के अधिकारियों को हटाया गया है। इसी साल जून में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था कि चीनी सेना की कार्यशैली में कुछ समस्याएं जड़े जमाए हुए हैं, जबकि सेना में भ्रष्ट तत्वों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब चलते चलते देखते हैं कि कब हो सकते हैं बांग्लादेश में चुनाव। बांग्लादेश में 2.5 महीने पहले तख्ता पलट हुआ था। पूर्व पीएम शेख हसीना हिंदुस्तान में निर्वासित जीवन जी रही हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में नई सरकार के लिए कब तक चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि अभी वहां अंतरिम सरकार काम कर रही है। नए चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव साल भर के अंदर कराए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव करने से पहले हमें कई काम करने होंगे, जिसमें चुनाव सुधार और राजनीतिक समझौते भी शामिल हैं। इसके अलावा सर्च कमेटी और चुनाव आयोग का गठन, मतदाता सूची को तैयार करना भी सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। अगर ये सभी काम पूरे हो जाते हैं तो चुनाव अगले साल हो सकते हैं। नजरुल ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसका समय तय करना मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में होगा। केवल उन्हीं के पास इसे घोषित करने का अधिकार है। दरअसल बांग्लादेश इस समय एक अस्थिर राजनीतिक स्थिति से गुजर रहा है। वहां अंतरिम सरकार काम कर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।